पुलिस समाज की वो शक्ति है जो समाज के नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करती है। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी में वो हो गया जिसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी, क्योंकि धारावी में 20 साल तक रहे मुंबई पुलिस बीट ऑफिस पर गैर कानूनी कब्जा हो गया। आज मुंबई पुलिस की उसी जमीन पर मस्जिद बना दी गई है और मस्जिद के नीचे गारमेंट की दर्जनों दुकानें किराए पर चढ़ा दी गई। पहले सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा और फिर मस्जिद की दुकानों से किराए वाला कारोबार। धारावी के इसी लैंड जिहाद पर भारत 24 कर रहा है सबसे बड़ा खुलासा। भारत 24 पर सबसे बड़ा खुलासा। धारावी में जमीन कब्जे का धंधा। मुंबई में ऑपरेशन लैंड जिहाद। एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी। धारावी की इस झोपड़पट्टी पर रचा गया एक षड्यंत्र। षड्यंत्र का मकसद सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, लेकिन इस कब्जे के पीछे शातिराना अंदाज में एक कहानी बुनी गई, जिसकी एक एक पोल आज सबूतों के साथ भारत 24 दिखाने वाला है। धारावी स्लम में जमीन अतिक्रमण का केस। जमीन पर थी मुंबई पुलिस की बीट चौकी। 1992 से 2012 तक बीट चौकी खुली हुई थी। 2012 के बाद जमीन पर मदीना मस्जिद ट्रस्ट ने कब्जा किया। चौकी की जमीन पर मस्जिद का बोर्ड लगा दिया गया, जिसके बाद मस्जिद के नीचे दुकानें खोल दी गईं। दुकानों से किराया वसूल किया जाने लगा। मजहब के नाम पर अवैध वसूली का षड्यंत्र रचा गया। इस साजिश को समझने के लिए पहले तो भारत 24 ने धारावी इलाके की खाक छानी। पहले तो तस्वीरें दूर से कैद हुई, जहां झोपड़पट्टी में मस्जिद साफ नजर आ रही थी। लेकिन क्या ये वही मस्जिद थी जो सरकारी जमीन पर बनी थी? इसके बाद भारत 24 के संवाददाता संदीप शुक्ला ने अपनी कैमरा टीम के साथ धारावी इलाके का मुआयना किया, जिसके बाद कैमरे में केवल मस्जिद ही कैद नहीं हुई, बल्कि मस्जिद के नीचे बनी गारमेंट की दुकानें भी कैमरों में कैद होती चली गईं। हमारे संवाददाता की गाड़ी आगे आगे चलती रही और कैमरे में तस्वीरें कैद होती रहीं। मस्जिद के नीचे करीब करीब 12 दुकानों को हमारे कैमरे ने स्पॉट किया। इन सभी दुकानों का किराया मस्जिद प्रशासन को जाता है। मुंबई में दुकानों का किराया कितना आता है, इसका तो केवल आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। धारावी की जमीन पर कैसे लैंड जिहाद हुआ, इसकी तस्वीरें तो सामने थी, लेकिन अब इस केस की कागजी जांच होनी बाकी थी। भारत 24 के कैमरे के सामने सबसे पहली गवाही विश्व हिंदू परिषद के शिकायतकर्ता राजीव चौबे ने दी। अब तक हमने जम्मू कश्मीर और ऐसे इलाकों में देखा था जो महाराष्ट्र से बाहर लैंड जिहाद का नमूना दिखने को आया था सामने। अब जो है मुंबई के धारावी में लैंड जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें मुंबई पुलिस की अपनी बीट चोरी हो गई, जिसे कब्जा कर लिया गया और मुंबई पुलिस बरबस हताश है, वो अपनी बीट चौकी नहीं ले पा रही। राजीव ने हमें जो कागज दिखाए वो बीएमसी के सर्वे के थे, जिसे बीएमसी ने साल 2009 में किया था। मुंबई की डेवलपमेंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक सर्वे किया गया था, जो सर्वे की रिपोर्ट लगभग 21/10/2009 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो है ये पूरे हिस्से को दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर वो पुलिस चौकी बताई गई है। अब आगे बताइए।
तो ये सर्वे में में हुआ, उसके बाद हमने आरटीआई डाला। आरटीआई के अंदर जो जवाब आया है, इसमें भी पुलिस के जो बड़े अधिकारियों ने माना है कि वहाँ पे पुलिस बीट थी और वहाँ पर पुलिस के लोग वहाँ रुकते थे, पुलिस बीट का वहाँ बोर्ड था। और बाद में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिपार्टमेंट बीएसटी को उन्होंने अप्लाई किया था, बीएसटी को अप्लाई किया था कि यहाँ पे हमको मीटर दिया जाए। बीएसटी ने मीटर देने को तैयार थी, उसका पत्र व्यवहार भी हुआ था। अब मीटर देने को तैयार है, सब कुछ तैयार है। इसके बाद भारत 24 के पास वो कागजात भी सामने आए जिसमें 2013 की वो शिकायतें थीं जिसमें धारावी के लैंड जिहाद का मामला दर्ज था। इस कागज में जो शिकायत दर्ज हैं, उसमें खलील लतीफ शेख, जो कि मदीना मस्जिद के सदर हैं, उन्होंने पुलिस को बताया कि हाँ, उन्होंने सुना है कि यहाँ पहले पुलिस बीट चौकी थी और उसका बोर्ड भी लगा था, लेकिन वो खोली कई दिनों से बंद थी। इसीलिए हमने 1 साल पहले उसे दुरुस्त कराकर वहां ऑफिस बना दिया। पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी का पत्र है। जब इस मामले में शिकायत की गई कि मुंबई पुलिस की अपनी बीट चौकी लैंड जिहाद का शिकार हो गई, तो ऐसे में जो सह पुलिस आयुक्त है कायदा सुव्यवस्था, उनको उनकी एक रिपोर्ट पेश की गई। उस रिपोर्ट में लिखा है कि ये रिपोर्ट 26/5/2013 को पेश की गई है, जिसमें लिखा गया है कि मदीना मस्जिद के पास जो है एक पुलिस चौकी बीट चौकी के नाम पर थी, वहाँ पुलिस जाकर वहाँ आराम करती थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे आधिकारिक रिकॉर्ड पर तो नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पर इलेक्ट्रिक के कनेक्शन के लिए हमने एक पत्र लिखा है। केवल इतना ही नहीं, इस मस्जिद के पूर्व सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान शेख ने 13 जुलाई 2013 को अपने बयान में कहा था कि मदीना मस्जिद के सामने एक छोटा सा रूम था जिस पर पहले धारावी पुलिस बीट चौकी का बोर्ड लगा था, लेकिन पिछले कई दिनों तक वहां मदीना मस्जिद का बोर्ड भी लगा था। ऐसी बातें सुनने को मिली थी। वो जगह बहुत दिनों तक बंद थी, जिसके खिड़की दरवाजे टूटे हुए थे। इसलिए उस जगह पर कमेटी ने निर्णय कर 1 साल पहले मदीना मस्जिद का कार्यालय बना डाला। ये हिस्सा जो है कभी बहुत पहले एक बीट चौकी हुआ करती थी और इसी जो है मदीना मस्जिद, ये बगल में मदीना मस्जिद है, इन किसकी ट्रस्ट ने ये जगह ले ली है और इसी को लेकर जो है एक शिकायत हुई है। भारत 24 ने पुलिस में दर्ज बयान आपको दिखाए, धारावी की बीट चौकी का नक्शा आपको दिखाया, साथ ही सुनवाया शिकायतकर्ता के बयान। धारावी में 10 साल में जब मुंबई पुलिस की बीट चौकी को कब्जा कर उस पर मस्जिद बनाई जा सकती है, तो फिर मजहब के नाम पर क्या क्या किया जा सकता है, ये तो सोच से परे है। भारत 24 ने अपने कैमरे पर मस्जिद प्रशासन से भी उसका वर्जन जाना, जिसमें कुछ कहानियां हैं और 10,000 रूम महीने किराए का कबूलनामा। सब सच्चाई ये है कि 92 के दंगे के दौरान पुलिस जो है बिगर कुर्सी के दिन भर रात भर वो बेचारी खड़े रहती थी पुलिस। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, इसमें एक मोहम्मद रफीक शेख साहब नाम के लैंडलॉर्ड है। वो पहले 92 के पहले वो इस मस्जिद में ट्रस्ट थे, तो उन्होंने ये जगह डोनेट किया मस्जिद को। जब 92 में जब पुलिस ऐसा भटकती थी, उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी, तो मदीना मस्जिद की ट्रस्ट ने, उस टाइम हम नहीं थे, पहले के लोगों ने, वो ट्रस्टी ने, मदीना मस्जिद ने उनको बैठने के लिए जगह बना कर दी। यहाँ पर पुलिस है, भटकती है, धूप में, बारिश में, पानी में, वो उनको बेचारों को ड्यूटी निभाना है, तो वो उनको बैठने के लिए ट्रस्ट ने दिया। तो छपरा नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसे खाली इतना सा वट्टा, ये वट्टा था, ये पूरा था, ये वट्टा था। तो उसको हमने छपरा लगा के कुर्सी बिठा के सब कुछ मस्जिद के पैसे से हमने उनको बिठाया। फिर मुझे याद नहीं है वो सन कौन सा सन है, पता नहीं। उस टाइम पर अचानक 2:30 बजे रात को, 1:30 बजे रात का ऐसा वो वक्त था, पुलिस की गाड़ी आई। वो बड़ी गाड़ी आती थी पहले, वो बड़ी गाड़ी आई। आने के बाद में अचानक बोर्ड वगैरह, इस पर बोर्ड लगा हुआ था, बाकायदा मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ था, ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ था, वो उखाड़ के
लेके चले गई। तो हमको बोले अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे नहीं, क्योंकि उस टाइम पे शायद ऐसा कोई कानून पास हुआ था कि अनधिकृत जगह पे आप खड़ा वहाँ पे बिगड़ किसी उसके रख नहीं सकते वहाँ पे। शायद वो पुलिस का कोई मामला था, पूरा मेरे को मालूम नहीं है। तो वोट लेके गए, बोले अभी हम लोग यहाँ पर बैठेंगे नहीं, ठीक है। तो वो जगह हमने पड़ी रही। तो जब उसको हमने जैसा था उसको हम लोग ने आया, वो मस्जिद की जगह ऐसी खाली पड़ी रही, तो हमने उसको एक 10,000 रुपया महीना भाड़े से मस्जिद का जिससे खर्चा चलता है वो हमने उस पर दे दिया। और अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस का 85वां पूर्ण अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 2024 की रणनीति बनाई। कांग्रेस चाहती है कि 2004 की तरह ही सभी विपक्षी पार्टियां साथ आएं, जिससे मोदी के खिलाफ जीत हासिल की जा सके। लेकिन लगता यह है कि कांग्रेस में अब न तो वो ताकत बची है और न ही वो आकर्षण बचा है जिससे वो एक बड़े भाई की भूमिका निभाकर एक छत के नीचे तमाम विपक्षी और रीजनल पार्टियों को एक साथ ला सके। कांग्रेस पार्टी ने 2003 के शिमला अधिवेशन में भी ऐसा ही प्रस्ताव पास किया था। तब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगियों को साथ लाने का अभियान छेड़ा और यूपीए बनाया था। निश्चित तौर पर उस साल कांग्रेस की जीत में गठबंधन की बड़ी भूमिका रही। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए चुनाव के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन चुनाव पूर्व उसके सहयोगी दलों की लिस्ट में 5 बड़े नाम जुड़ गए थे: एनसीपी, टीआरएस, डीएमके, जेएमएम और एलजेपी। इसका परिणाम यह हुआ कि इन पार्टियों के दबदबे वाले प्रदेशों जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और बिहार में गठबंधन को 114 सीटें मिल गई। यूपीए के हिस्से आई कुल 219 सीटों का ये 52% था। तब कांग्रेस के उन नए गठबंधन दलों ने ही 46 सीटें जीती थी। लेकिन अब अगर ये गठबंधन हो भी जाता है तो बीजेपी को हराना इसके बस की बात नहीं होगी, जिसकी कई वजह है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर दलगत राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है। 2014 से लोकसभा में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आ रही है। 1989-2014 वाला गठबंधन का दौर बीत चुका है। बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी विरोधी महागठबंधन खुद के लिए घातक साबित होगा। जनता सोचती है गठबंधन के पास पूर्ण विजन नहीं होता है। कांग्रेस के दलित वोट का 40% बीजेपी के साथ गया। विरोधी दल के पास मोदी फैक्टर की कोई काट नहीं। 1971 में जिस तरह इंदिरा गांधी के खिलाफ गोलबंदी विरोधियों को ही भारी पड़ गई, उसी तरह 2019 में मोदी विरोधी गठबंधन बैकफायर का शिकार हो गया। इसका बड़ा कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक अलग वोट बैंक बन गया है, जो सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पर वोट करता है। 2019 के लोक नीति सर्वे में 1/3 लोगों ने कहा था कि अगर मोदी पीएम का चेहरा नहीं होते तो उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया होता। और 2024 में भी बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। ऐसे में मोदी के खिलाफ महागठबंधन जो है वो कितना सफल होगा, ये देखने वाली बात है। अब दिल्ली में मनीष सिसोदिया की रिट सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई तो मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन शराब कांड के इस मुद्दे पर भी दिल्ली में कांग्रेस बटी बटी नजर आ रही है, जो ये बता रही है कि कांग्रेस अभी भी भ्रमित है, कंफ्यूज्ड है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अजीब कश्मकश में दिख रही है। कांग्रेस के नेताओं को यह समझ नहीं आ रहा कि वो आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी का विरोध करें या न करें। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग की थी। मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी ये साबित करती कि जो बात लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उठा रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, शराब नीति जो बनाई गई, जिस शराब नीति को लेकर के कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आज वो सही साबित हो रहा है। अफसोस इस बात का है कि जब देश और दिल्ली के अंदर संक्रमण फैल रहा था, कोविड फैल रहा था, जनता परेशान थी। मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति पर काम कर रहे थे। जहां एक तरफ ये शराब माफिया के साथ बैठ के शराब नीति पे काम कर रहे थे, भाजपा के 8 एमएलए, 7 सांसद और 150 से ज्यादा पार्षद भी इनके साथ सहयोगी बनकर इनका साथ दे रहे थे और कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के इनकी पोल खोल रही थी। आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि कानून जिंदा है, सत्यमेव जयते।